बिहार के चर्चित नेता नीतीश कुमार 6 बार पलटी मारते हैं और 9वीं बार जो है मुख्यमंत्री पद का शपथ लेते हैं। इसी संबंध में हमारे साथ युवा नेता प्रदीप सिंह सिसोदिया जी हैं, समाज सेवी हैं, इनसे बातचीत करेंगे और इनकी राय लेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहेंगे, नीतीश कुमार 6 बार पलटी मारे हैं और 9वीं बार जो है मुख्यमंत्री पद का शपथ लिए हैं, क्या कहेंगे? देखिए, संवैधानिक व्यवस्था में लोकतंत्र के लिए भारतीय संविधान में जो व्यवस्था है, एक बार चुनाव होने के बाद अगर मध्यावधि चुनाव नहीं होता, अल्पमत में सरकार नहीं आती है, तो 5 वर्षों तक वो सदन अस्थायी सदन के रूप में होता है। इसी लचर व्यवस्था का फ़ायदा उठा के राजनेता किन्हीं भी दलों के हो अपनी सरकारों को बचाते हैं और अपनी सरकार बनाते हैं। पूरी दुनिया में स्विट्जरलैंड एक ऐसा देश है जहां प्रत्यक्ष लोकतंत्र है, जहां एक बार चुनाव जीत के जाने के बाद इन टाइम अगर कोई नेता ऐसा है जो जनता को पसंद नहीं आती है तो जनता 2/3 बहुमत से उन्हें रिकॉल करती है, वापस कर लेती है। ऐसी व्यवस्था यहाँ नहीं है। तो संविधान में लोकतंत्र के लिए जो व्यवस्थाएं दी गई हैं उनकी खामियों का फ़ायदा बहुत सारी स्टेट में उठाई जाती हैं। क्या लगता है कि लोकतंत्र का जो है फ़ायदा लेकर के नीतीश जी कहीं ना कहीं अपने और अपने पार्टी के लिए उपयोग कर रहे हैं? देखिए, हर नेता का ये दायित्व है और उसकी जिम्मेदारी है और उसको करना भी चाहिए कि वो अपनी मतदाताओं के लिए, अपने जनता के लिए और अपने जो उन्होंने जनता से वादे किए हैं उनको पूरा करने के लिए अपनी पूर्ण मानसिक क्षमता का उनको उपयोग करना चाहिए। मुझे लगता है नीतीश जी ने अपनी पार्टी के लिए, अपने मतदाताओं के लिए जिनकी वजह से वो बार बार मुख्यमंत्री होते हैं, उनके लिए उन्होंने अपने कला कौशल का पूर्ण इस्तेमाल किया है और एक अच्छे राजनीतिक मजे खिलाड़ी के रूप में उभरे हैं, इसमें दो राय नहीं है। बस 2020 में जब विधानसभा का चुनाव हुआ उसके बाद जो है नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन करके सरकार बनाते हैं और वो सरकार कुछ समय में टूट जाती है। आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा था। भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोग कहते हैं कि नीतीश कुमार के लिए हमारे दरवाजे बंद हैं और नीतीश कुमार कहते हैं कि मरना पसंद करूंगा लेकिन भारतीय जनता पार्टी का साथ पसंद नहीं करूंगा। 15 महीने वो आरजेडी और जेडीयू का गठबंधन के साथ सरकार बना करके बिहार में विकास कार्य को आगे बढ़ाए और अचानक से फैसला लिए, मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिए और पुनः जो है भाजपा का साथ ले लिए। इस संबंध में क्या करेंगे? देखिए, जब भारतीय जनता पार्टी के साथ उन्होंने चुनाव लड़ा और उनकी सरकार बनी तो आपको याद होगा राष्ट्रीय जनता दल के बड़े नेता, चाहे वो तेजस्वी जी रहे हों, चाहे वो लालू जी रहे हों या उनके प्रवक्ता गण रहे हों, उन लोगों ने नीतीश जी को अवसरवादी और पलटू चाचा जैसे बहुत सारे संबोधनों से सुशोभित किया था। और उन्होंने कहा था कि राष्ट्रीय जनता दल के लोगों ने कहा था कि हमें ज़िंदगी में अब नीतीश जी के साथ हम लोग समझौता नहीं करेंगे, चुनाव में जाना हम पसंद करेंगे लेकिन नीतीश जी का साथ हमको पसंद नहीं है। आखिर नीतीश जी किस गंगा जल से धुल गए कि इन लोगों को नीतीश जी बड़े अच्छे लगने लगे और जल्दी से सरकार बना लिए, डिप्टी सीएम हो गए। सरकार को बाहर से समर्थन देते तो समझ में आता, किसी कॉमन एजेंडे पे इन्होंने समर्थन दिया, सरकार में भी आ गए, डिप्टी सीएम भी बन गया, नीतीश जी को इन लोगों ने क्लीन चिट दे दिया। तो जब विपक्ष नीतीश जी को क्लीन चिट दे दिया और भारतीय जनता पार्टी ने फिर नीतीश जी के साथ समझौता कर लिया, मुझे लगता है दोनों लोगों ने क्लीन चिट दे दिया, इसका मतलब नीतीश जी सही है। नीतीश जी अपने कॉमन एजेंडे पे ठीक है, वो अपनी पार्टी के लिए और अपने जनता के लिए और अपने प्रदेश को मध्यावधि चुनाव में न ले जाने के लिए वो अच्छा काम करें, वो अपना काम कर रहे हैं। विपक्ष का आरोप यह है कि भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है राजनीतिक दलों को तोड़ मरोड़ के कहीं ना कहीं अपने पक्ष में ले आ रही है। क्या कहें? ये तो ये लोग भी कर रहे थे। इन लोगों ने भी एक इंडिया नाम से गठबंधन बनाया, ममता बनर्जी जी बहुत मजबूती से आई थी उसमें, नीतीश जी भी उसी में थे। पता नहीं क्या परिस्थिति बनी, नीतीश जी इधर चले गए, ममता बनर्जी जी ने कहा कि अब तो हम किसी से समझौता नहीं करेंगे। उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी ने अपनी सूची जारी कर दी, मायावती जी ने कहा कि हम अपना चुनाव अलग से हम लड़ेंगे, केजरीवाल जी अलग लड़ रहे हैं। तो अगर आप दो धड़ में पूरा देश का जनादेश आप लोग चाहते थे, एक भाजपा के पक्ष में और एक भाजपा के विपक्ष में, तो पक्ष वाले तो स्थिर है, अपने साथ मजबूती से खड़े हैं, विपक्ष वाले टूट रहे हैं, तो इसका मतलब उनको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की नीतियाँ सही हैं, वो उनके साथ जाना चाहते हैं। क्या लगता है कि टूट रहे हैं या तोड़ा जा रहा है? देखिए, कोई अगर सहमति से न जाए तो किसी को कोई ज़बरदस्ती नहीं ले जा सकता है। कहीं ना कहीं वैचारिक रूप से उनको उनकी चीज़ें अच्छी लग रही हैं या जो इधर के रणनीतिकार हैं वो ज़्यादा कुशल हैं, ज़्यादा अच्छे हैं और अपनी सिद्धांतों को समझा के लोगों को अपने साथ ला रहे हैं। ये काम उनको भी करना चाहिए। उनको किसने मना किया? आप अपनी रणनीति को, अपनी चीज़ों को न बता के आप भी समझौता न करें, आप भी समझौता करिए। आपको किसने मना किया है? आपको भी करना चाहिए। इंडिया अलायंस के द्वारा प्रधानमंत्री पद दिया गया था नीतीश कुमार जी को, फिर इतना बड़ा पद छोड़ करके और अचानक से भारतीय जनता पार्टी का साथ कर लेना, इसमें क्या राज हो सकता है? देखिए, तो टंट कसा जा रहा है कि नीतीश जी को कभी भारतीय जनता पार्टी का पद नहीं दिया गया था, उन्हें संयोजक के रूप में लोग चाहते थे और यही इंडिया गठबंधन के टूटने का सबसे बड़ा कारण है कि सारे लोग मिलकर अपना कमांडर तय नहीं कर पा रहे हैं कि आखिर दूल्हा कौन होगा। क्या लग रहा है कि इंडिया गठबंधन टूट रहा है?
तो बिखर रहा है, टूट नहीं रहा है, बिखर रहा है। और सिर्फ इसलिए बिखर रहा है कि उसमें नेतृत्व का अभाव है और उस पूरे दल का दूल्हा कौन बनेगा, बिना दूल्हे के बाराती की तरह लोग इधर उधर बिखर रहे हैं। उनको पहले तय करना चाहिए, कॉमन एजेंडा तय करना चाहिए, उनको मेहनत करना चाहिए और उनको एक रणनीति के तहत आपस में एक तय करना चाहिए किसके नेतृत्व में वो चुनाव लड़ेंगे और प्रधानमंत्री कौन होगा। इस एजेंडे पर उनको काम करना चाहिए था, ये लोग नहीं कर पाए। सारे लोग अंदर अंदर से अपने आप को प्रधानमंत्री घोषित करके गए थे, तो जिसका लगता है कि हम प्रधानमंत्री इंडिया गठबंधन से नहीं हो पा रहे हैं, वो अलग का राग अलाप रहा है। और उसके उलट भारतीय जनता पार्टी में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, तो मोदी जी फिर प्रधानमंत्री के दावेदार हैं, तो लोगों को आस्था है कि प्रधानमंत्री के दावेदार के रूप में मोदी जी हैं, इसलिए इनका एकजुट और एक शक्ति के रूप में ये लोग काम कर रहे हैं। इंडिया बनाम एनडीए मजबूत कौन दिखाई दे रहा है आपको? ये तो पूरा देश देख रहा है, हम कहेंगे तो छोटी बात हो जाएगी। पूरा देश देख रहा है कि जो लोग चुनाव से पहले बड़े बड़े वादे करके अपना गठबंधन तक नहीं बचा पा रहे हैं, चुनाव में कितने कमजोर स्थिति में है, ये आपको भी समझ में आ रहा है और सारी जनता जान रही है। गठबंधन करने के बाद भारतीय जनता पार्टी 2 डिप्टी सीएम बनाती है, जिसमें एक सम्राट चौधरी का नया चेहरा और बड़ा चेहरा सामने आ रहा है। 25 के विधानसभा चुनाव को लेकर के क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी कुछ बड़ा परिवर्तन करने वाली है? बिल्कुल करना चाहिए। हर राजनीतिक दल का ये दायित्व है कि अपनी पार्टी को बढ़ाने के लिए जो उससे कर मिले संविधान के दायरे में उस सबको करना चाहिए। बीजेपी भी करना चाहिए। लालू जी अभी सामने आपके किए ही थे, समझौता करके सरकार बनाए थे, आगे उनको भी करना चाहिए, नीतीश जी को भी करना चाहिए। ये तो हर पार्टी का दायित्व है कि अपने दल को आगे बढ़ाने के लिए जो बन पड़े संवैधानिक दायरे में उनको काम करना चाहिए, लेकिन नैतिकता उसमें बची रहे। सम्राट चौधरी को क्या मानते हैं कि बिहार के लिए बड़ा चेहरा है? देखिए, बिहार के लिए या किसी भी प्रदेश के लिए कोई बड़ा चेहरा नहीं होता है, कोई बड़ा चेहरा नहीं होता है। चेहरा सरकार और उसकी नीतियों में होता है। जनता का भरोसा जिस पे बन जाए वही बड़ा चेहरा होता है। तो जनता अभी वो नए उभी हैं, उनको काम करने का अवसर मिला है, उन्हें भी अच्छा काम करना चाहिए जिससे जनता का प्यार दुलार सम्मान उनको मिले। अपने आप उनका बड़ा चेहरा हो जाएगा। उनको तो अभी काम करने का अवसर मिला, उन्हें खूब ईमानदारी से काम करना चाहिए। इस तरीके से राम मंदिर का उद्घाटन होता है और उद्घाटन के बाद पूरा देश जो है महिमा मंडित हो जाता है, उसको देख करके नीतीश कुमार कहीं प्रभावित तो नहीं हुए हैं? देखिए, राजनीति में एक चलन सा हो गया है कि धर्म का इस्तेमाल करना ये बहुत गलत है। धर्म राजनीति के लिए नहीं बनी है और पूरा ब्रह्मांड की मैं बात कर रहा हूँ। ब्रह्मांड नायक के रूप में राम जी निर्विवाद नायक हैं। सबको पता है जो राम जी का मंदिर बना सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बना, ज़बरदस्ती किसी ने बनाया नहीं है। राम जी के दर्शन के लिए किसने किसको मना किया था? लोग कहे कि हम नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे। देश 2 पक्षों में बट गया, एक राम जी के साथ हो गया और एक तटस्थ हो गया। विरोध तो किसी ने नहीं किया, लेकिन तटस्थ हो गया, हम नहीं जाएंगे, हम समर्थन नहीं करेंगे। तो अगर आप नहीं जाएंगे, समर्थन नहीं करेंगे, तो आपको मना किसने किया आप दर्शन करने मत जाइए? राम जी आपके नहीं है। हम खुद तय कर लें कि हम राम जी के नहीं हैं, हम राम जी के वंशज नहीं, जबकि पूरा ब्रह्मांड राम जी का ही वंशज है। तो आप अपनी खाई तो आप खुद खोद रहे हैं। और जो राम जी का विरोध करेगा, हनुमान जी के गुस्से का सामना तो उसको करना पड़ेगा। तो हनुमान जी का स्मरण इन लोगों को भी करना चाहिए, गठबंधन के बाकी लोगों को, और शरण में उनके जाना चाहिए। एक सुझाव है ये। अब जनता का ये कहना है कि जो राम को लाए हैं हम उनको ले आएंगे, आप क्या कहेंगे? जनता का निर्णय सर्वोपरि है। जनता ही सरकार बनाती है। लोकतंत्र में जनता जिसको ले आएगी उसका सम्मान सब लोग करेंगे। हम भी जनता के साथ हैं। मानते हैं कि जो राम को लाए हैं वही आएंगे? राम को लाने वाला कौन है? राम तो खुद इस दुनिया में सबको ले आए हैं। राम को लाने वाला कोई नहीं है। हाँ, राम जी के सम्मान में खड़े होने वाले लोग, उनके मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के लिए, उनके सम्मान के लिए जिन लोगों ने अपना समय दिया, जिन लोगों ने उसका सम्मान बढ़ाया, जिन लोगों ने उसमें अपनी बहुत सारे कार्यसेवक थे, जिन लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी, और जो लोग राम जी के मंदिर के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया, उनके साथ सम्मान होना चाहिए और उनका मान अपने आप बढ़ेगा। जिसके साथ राम है फिर उसको किसी और दूसरे की जरूरत क्या है? राम जी के साथ तो सबके रहना चाहिए। राम जी सबके हैं और सब राम जी के हैं। और जो राम जी का विरोध करे, वो तो लंकेश ने किया था। राम का विरोध करने वालों का हश्र क्या होता है? आप भी पत्रकार हैं, आप भी रामायण में पढ़े होंगे। लंकेश ने विरोध किया था, जो त्रिकाल विजेता थे, जिनसे यमराज भी घबराता था, जिनके यहाँ यमराज अनुमति लेके जाता था। सारे उनके पुत्र ने कई बार इंद्र को जीता था। जिन्होंने राम का विरोध किया, उसका हश्र क्या हुआ? वही हश्र इधर भी होगा। जो राम का विरोध करेगा वो रावण के तरह उसका भी परिणाम आएगा। सबसे अंत में आप स्पष्ट कर दीजिए कि नीतीश जी जिस प्रकार से अपने पद से इस्तीफा दिए और 6 घंटे बाद पुनः जो है मुख्यमंत्री पद पे शपथ लिए, कुर्सी का लालच था या फिर जनता के खर्च को बचाना चाहते थे? देखिए, नीतीश जी एक मैच्योर पॉलिटिशियन के रूप में उभर के आए हैं। नीतीश जी ने अपने दोनों सहयोगी
एक बार भारतीय जनता पार्टी, एक बार राष्ट्रीय जनता दल, और दोनों विरोधी, एक बार भारतीय जनता पार्टी और एक बार राष्ट्रीय जनता दल। इन दोनों लोगों के साथ उन्होंने कॉमन एजेंडे का काम किया है और निश्चित रूप से एक आसान चीज़ें नहीं है, लोग चाहे जो कह ले, ये आसान चीज़ नहीं है। नीतीश जी ने अपने राजनीतिक परिपक्वता का एक बड़ा उदाहरण पेश किया है और एक सफल राजनेता के रूप में आए हैं। बाकी जो उसका परिणाम होगा जनता तय करेगी, आने वाले चुनाव में उसका परिणाम जनता समझाएगी। स्पष्ट करिए कि जनता का खर्च बचाया है या कुर्सी का लालच? देखिए, दोनों है इसमें, जनता का खर्च भी बचा है, कुर्सी के लिए समझौता भी हुआ है, इसमें दोनों स्पष्ट है। मतलब कुल मिला जुला करके कि प्रधानमंत्री कोई बने, राजनीतिक पार्टियां कुछ भी करें, लेकिन मेरी कुर्सी बची रहे। ये तो सारे लोगों को करते हैं और सारे लोगों को करना चाहिए। लोकतंत्र में जिसके पास कुर्सी है उसी के पास अधिकार है, जिसके पास अधिकार होगा वही जनता के लिए कुछ काम कर पाएगी। तो जनता के लिए अगर कुछ काम करना है तो कुर्सी तो बचा के रखनी पड़ेगी। मर्यादा के अंतर्गत और संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत हर व्यक्ति को ये अधिकार है और उसे करना भी चाहिए, अपनी कुर्सी बचा के रखे। उसके लिए मर्यादा का कहीं क्षरण न हो, संविधान का कहीं विरोध न हो, इन दोनों बातों का ध्यान रखना चाहिए, वरना जनता उसके खिलाफ फिर निर्णय लेने के लिए तैयार रहती है। एनडीए बनाम इंडिया 2024 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए आपका समर्थन किसका होगा? मेरा समर्थन उसके साथ होगा जो नौजवानों के लिए, युवाओं के लिए बढ़िया कल्याणकारी योजना ले आए, रोजगार का सृजन करे और पूरे देश को आतंकवाद से मुक्ति दिलाए, बहु बेटियों को एक सुरक्षित वातावरण दे, देश के मान सम्मान को वैश्विक पटल पर ले जाए, देश को विश्व गुरु बनने की तरफ ले जाए, देश में अखंडता और एकता को कायम रखे, संवैधानिक व्यवस्था को कायम रखे, देश के नागरिकों के साथ धार्मिक, जाति आधार पे, आर्थिक आधार पे भेदभाव न करे, ऐसे पार्टी को हमारा समर्थन होगा। स्पष्ट कर दीजिए कि एनडीए बनाम इंडिया कौन आपकी मांगों को पूरा कर सकते हैं? अभी इन लोगों के घोषणा पत्र आने दीजिए, अभी घोषणा पत्र जब आएगा तो उससे स्पष्ट हो जाएगा। हमने जितनी बातें की, अगर ये बातें किसी के साथ रहे, अगर ये इन बातों को लेके अगर इंडिया गठबंधन के लोग राम जी का विरोध न करें, युवाओं के लिए रोजगार का सृजन कर दें, देश में आतंकवाद को समाप्त करने की बात करें, देश में महिलाओं और बहनों को सुरक्षित वातावरण देने की बात करें, देश को वैश्विक पटल पर ले जाके बड़ा काम करने की बात करें, तो मेरा उनसे कोई दुश्मनी थोड़ी है। लेकिन उनको भी एक कभी देश हित में उनको भी एक कॉमन एजेंडा पेश करना चाहिए, जिससे जो नौजवान है, पढ़ा लिखा नौजवान, सबसे ज़्यादा बड़े तादाद में मतदाता युवा है, और युवा हमेशा सकारात्मक विचारधारा के साथ चलेगा, नकारात्मक के साथ नहीं चलेगा। सकारात्मक विचारधारा के साथ, देश हित के साथ, नौजवानों के साथ, देश की जनता के साथ जो भी आएगा युवा उसके साथ होगा, सरकार उसी की बनेगी। बात जब चुनाव की हो, घोषणा पत्र की हो, एजेंडे की हो, तो राम जी उसमें शामिल हैं, फिर राम का विरोध क्यों हो रहा है? राम का विरोध करने का हैसियत इस देश में नहीं, इस ब्रह्मांड में किसी का नहीं है। राम कण-कण में है। राम एक कोई व्यक्ति नहीं है, विषय वस्तु नहीं है। राम जी एक विचारधारा है। राम का जीवन का स्मरण लेस मात्र अगर किसी के जीवन में हो जाए तो उसका जीवन धन्य हो जाए। राम जी इतने उदार हैं कि वसुधैव कुटुंबकम की वो बात करते हैं, पूरी दुनिया उनकी है, दुनिया के सारे लोग उनके हैं, जितने भी जीव हैं, जितने भी सामाजिक चीज़ें हैं, राम जी के हिसाब से आप राम राज्य की कल्पना को ध्यान में रख के देखिए। राम जी ने पिछड़ों को लेके, वंचितों को लेके एक बड़ा युद्ध उन्होंने एक बड़े दुर्दांत और बड़े एक खूंखार व्यक्ति के खिलाफ लड़के न्याय दिलाने का काम किया था राम जी ने। तो राम जी का जो आचरण है न्याय दिलाने के लिए है, न कि उनका कहीं से भी कहीं विद्वेष के लिए, कहीं प्रतिशोध के लिए। राम जी कभी विद्वेष और प्रतिशोध के लिए काम नहीं किए थे। इसीलिए वो मर्यादा पुरुषोत्तम हुए कि उन्होंने समाज में सभी वर्गों के लिए उन्होंने मर्यादा स्थापित की और सबके लिए एक समान विचारधारा रखा। तो राम जी के नाम का न विरोध करने की किसी की हैसियत है, न राम जी। एक चीज़ और कहना चाहूँगा, राम जी की बात सब लोग करते हैं, लेकिन राम जी की सुनता कौन है? राम जी की सुन ले तो दुनिया धन्य हो जाए। किसी के अंदर क्लेश मात्र और कहीं से भी कटुता मात्र या भ्रष्टाचार, व्यभिचार और भ्रष्टाचार रही नहीं जाएगा, समाप्त हो जाएगा। राम का अगर स्मरण हो जाए तो दुनिया धन्य हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मित्रों, प्रदीप सिंह सिसोदिया जी हैं, युवा नेता हैं। नीतीश कुमार जी 6 बार पलटी मार करके 9वीं बार मुख्यमंत्री पद का शपथ लिए, इस पे इन्होंने अपनी बात रखी। इस मामले से संबंधित आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में नई खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।